1993 के मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन को अब आखिरकार मौत की सजा दी जाएगी। कल सुबह 7 बजे या उससे पहले उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और फांसी की सजा जो कि उसके मुकर्रर की गई थी उसे बहाल रखा गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी याकूब मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया है और अब से कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी उसके द्वारा दायर की गई एक और दया याचिका को खारिज करते नजर आएंगे। महाराष्ट्र में याकूब मेमन की फांसी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नागपुर की सेंट्रल जेल में उसे फांसी दी जानी है। इसमें कोई शक नहीं है कि याकूब मेमन की फांसी का इंतजार कम से कम 250 से ज्यादा परिवार कर रहे थे, जो 1993 के बम धमाकों में अपनों को खो चुके थे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो याकूब मेमन की फांसी को लेकर अलग अलग धारणाएं पालता चला जा रहा है और उसे आगे भी बढ़ाता चला जा रहा है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में धारा 144 लगाई जा रही है कई जगहों पर, और महाराष्ट्र में पुलिस को अलर्ट पर किया गया है और कल पूरे देश में इसे लेकर एक अलर्ट की स्थिति पैदा की जा रही है। क्या वाकई में एक अपराधी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 250 लोगों की जान की आतंकवादी गतिविधि जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ, उस साजिश में शामिल होने वाले व्यक्ति को अगर फांसी दिया जा रहा है, तो ऐसी व्यक्ति की फांसी के मौके पर क्या वाकई में देश में बलवा हो सकता है? यह अपने आप में बड़ा निराशाजनक है। आइए इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। 22 साल बाद मुंबई को मिला इंसाफ, याकूब मेमन की फांसी का रास्ता साफ। 1993 मुंबई धमाके के गुनहगार की सजाए मौत पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी, वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उसकी दया याचिका को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में याकूब ने फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी। याकूब के केस के सभी लीगल प्रोसेस सही तरीके से अपनाए गए। डेथ वारंट जारी करने में टाडा कोर्ट ने कोई खामी नहीं की। टाडा कोर्ट का डेथ वारंट इन ऑर्डर रहेगा। मुझे लगता है कि 257 लोगों को एक न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में दहशतगर्दी करना लिए कानून बहुत कड़ा रुख अपनाता है। ये इससे स्ट्रांग सिग्नल जाएगा। उधर महाराष्ट्र में याकूब की फांसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई। डेथ वारंट के हिसाब से नागपुर जेल में 30 जुलाई की सुबह 7 बजे याकूब को फांसी दी जाएगी। महाराष्ट्र के डीजीपी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके अलावा मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया भी फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे। नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब की फांसी के काउंटडाउन के बीच याकूब के परिवार ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। Please, I have a full faith in judiciary. I have a full faith in Almighty. Please leave me alone. Please leave me alone. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया, जबकि MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराशा जताई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यकीनन वो एक सेटबैक है, डिसअपॉइंटमेंट है। पॉलिटिकल ताईद, सियासी ताईद नहीं होने की बिना पर ये आज होने जा रहा है। न्यायालय ने, कानून ने अपना काम किया है। ये है उन लोगों के ऊपर एक तमाचा जो भारत के ऊपर गलत नजर रखते हैं। कानून और संविधान में किसी अभियुक्त को, आरोपी को अधिकार होने चाहिए। उन सारे अधिकारों की अनुपालना हुई है। कानून ने अपना काम किया है। मुंबई में मार्च 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। टाडा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 को याकूब को आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई थी। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दिल्ली। याकूब मेमन को कल सुबह 7 बजे या उससे पहले फांसी दी जानी है। सवाल आज पूरे देश के सामने यह खड़ा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि सर्वोच्च अदालत ने भी अपराधी माना है, उसे फांसी की सजा दी जा रही है, तो क्या अब उस फांसी की सजा पर भी राजनीति होनी चाहिए?
आखिरकार महाराष्ट्र में अलर्ट जारी करने की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? धारा 144 लगाने की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी लोग निराशा क्यों व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं? क्या इससे ज्यादा बेइंसाफी उन 257 लोगों के साथ नहीं हो रही जिनकी जान गई थी 1993 के बम धमाकों में? तमाम सवाल हैं जो आज हम सबों के सामने ज्वलंत मुद्दे के तौर पर उत्पन्न हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नलिन कोहली जी, रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अंसार रजा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ इम्तियाज जलील जो कि विधायक है MIM के मौजूद हैं, और के मेनन वरिष्ठ वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का बहुत स्वागत है। रीता बहुगुणा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, महाराष्ट्र में आज कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है कि याकूब मेमन की फांसी के बाद कहीं कानून व्यवस्था पर कहीं असर न पड़ता दिखाई दे। एक हिंदुस्तानी के तौर पर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति को फांसी दी जा रही है जो कि 1993 के बम धमाकों की साजिश में पूरी तरीके से लिप्त रहा है। क्या ऐसे में वाकई में देश में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होनी चाहिए? ये कौन सी राजनीति है? देखिए, आज जो फैसला आया है बड़ी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया है। 2006 में याकूब मेनन को मृत्युदंड दिया गया टाडा कोर्ट से, और पूरे 9 साल तक उन्हें सारी प्रक्रियाओं को, अपनी सारे ऑप्शंस को खंगालने का मौका दिया गया। और आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है, और उसके 2 बार अपील, मर्सी अपील रिजेक्ट हो चुकी है। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता, ये हर हिंदुस्तानी जानता है। और आतंकवाद को नस्ल, जात, मजहब के दायरे में बांधने की कोशिश हो, राजनीतिकरण हो, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। हमें अपने कानून के ऊपर उंगली उठाने का, उन कानून पे फैसलों पर संदेह प्रकट करने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि राजनीतिकरण हो रहा है, और इसमें चाहे वो MIM QM हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे हमारे आपके और ये कट्टरपंथी पार्टियां हो, ये जो बातें कह रही हैं ये बिल्कुल उचित नहीं। ये लोग कम्युनिटीज को आमने सामने खड़ा करती हैं, और इस देश का चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, कोई नहीं चाहता कि आतंकवाद हो। तो जो फैसला दिया गया है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मृत्युदंड हो ना हो, ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसकी चर्चा बाद में करिए, लेकिन इस निर्णय मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोका हूं क्योंकि हमारे पास इस मुद्दे पर कई मुद्दे हैं जिस पर हम इसे सामने लेकर आना चाहते हैं। नलिन कोहली जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखा हूं जो अभी हमने रीता जी के सामने रखा था। महाराष्ट्र की सरकार को मजबूरन ये अंदेशा है कि दाऊद इब्राहिम, टाइगर मैन, मैं आ रहा हूं रीता जी, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। नलिन जी, आज महाराष्ट्र सरकार को यह अंदेशा है कि कानून व्यवस्था कहीं न कहीं डगमगा सकती है, चरमरा सकती है, और शायद इसीलिए धारा 144 कई जगहों पर लगाया भी क्या है, पूरी तैयारी की जा रही है। क्या वाकई में एक अपराधी जिसे कानूनी तौर पर हर तरीके से फांसी की सजा के लिए उपयुक्त पाया गया है, उसकी फांसी पर इस तरह की तैयारी देश में होनी चाहिए? कहां जा रहे हैं हम? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, और उनसे भी पूछना चाहिए जो आज शाम को भड़का भी रहे थे। वो तो ओपनली असद ओवैसी ने कहा भी है, और उन्होंने यहां तक कि इस पे प्रश्न ही उठा दिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि भारत की जनता और भारतीय जो हैं जी, वो इसको नजरअंदाज करेंगे। वो ना कोई किसी कौम के रूप से, ना किसी रूप से ऐसे भड़काऊ भाषण को लेंगे। आतंकवादी है, इंसानियत का दुश्मन है, उसका ना तो कोई धर्म है ना कोई जात। और जब वो इस प्रकार की घटनाओं करते हैं और कभी ना कभी पकड़ में आते हैं, तो मैं मानता हूं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बात अब यहां पूर्ति उसकी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में हर विकल्प उसको जहां तक मिल सकता था उसने प्रयोग किया है। अब जब समापन आ गया है तो इस पर किसी प्रकार का प्रश्न उठाना उचित नहीं होगा। बिल्कुल। और जहां तक आतंकवाद की लड़ाई है, वो न केवल भारत, विश्व में भी उसकी गंभीर स्थिति है। कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर जो हम लोग कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई में किसी इंसान का भला नहीं होता जो आतंकवादी सोच वाले लोग हैं। इम्तियाज जी, अब यही सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 2 प्रमुख पार्टियां जो एक मुद्दे पर कभी एक राय नहीं रखती, आज आपके सामने खड़ी हैं, एक राय है उनकी, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं आखिरकार ये कौन सा नया शगुफा आप लोगों ने छोड़ रखा है? अचानक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपको भरोसा नहीं है, देश की कानून पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है, तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर भरोसा नहीं है। ये क्या हो रहा है देश में? जी अजय साहब, ये मैं बताना चाहूंगा कि रीता बहुगुणा जी और नलिन जी साहब ने जो बात कही है सुनने के लिए बड़ा अच्छा लग रहा था। इंसाफ की बात कर रहे थे दोनों।
लेकिन मेरा सवाल ये है, और हमने शुरुआत से ये सवाल उठाया था, कि अगर आप इंसाफ की अगर बात कर रहे हैं तो दिल्ली की सड़कों में 3000 सरदारजियों को दौड़ा दौड़ा कर उनका कत्ल किया गया था, कोई इंसाफ नहीं। मुंबई में जो दंगा हुआ था उसमें 900 लोग मारे गए थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, सिर्फ 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। 31 पुलिस वालों को श्री कृष्णा कमीशन ने बताया था कि ये दंगे में शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात का दंगा, किसी ना किसी को तो जिम्मेदार बनाइएगा आप। तो हमने अगर ये सवाल आपसे उठाना शुरू कर दिया नहीं तो मैं ये सारे देश में तकलीफ हो गई है कि नहीं साहब? आप मौके की बात कीजिए, एक आतंकवादी की हिमाकत करते हुए और हिमायत करते हुए आज आप नजर आ रहे हैं, क्या आपको यह मौका मुनासिब नजर आता है जनाब? देखिए अजय साहब, हम जो भी आतंकवादी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप याकूब मेनन को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं? पूरी तरह से आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला सुना दिया है तो हम पूरी तरह से उसका आदर करते हैं। सवाल ये उठता है कि 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कुरियन ने जो सवाल उठाया है, वो सवाल क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा है कि देयर हैज बीन अ क्लियर वायलेशन ऑफ प्रोसीजर and this defect needs to be cured, आप उस फैसले के जिक्र कर रहे हैं, आप उस चीज का जिक्र। मनन साहब, मुझे लगता है कि आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। मनन साहब। भाई, जो आज का फैसला आया है, 3 जजेस की बेंच का फैसला आया है, जो कि एक जज ने कल डाइसेंट दी थी, इसी करके एक बड़ी बेंच बनाई गई है और बड़ी बेंच का जो फैसला होता है वो मान्य होता है। और उन्होंने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि क्यूरेटिव पिटीशन आज उनकी खारिज की जाती है और ये लाई नहीं करती थी, और जो पहले क्यूरेटिव पिटीशन उनकी पे फैसला आया वो जायज और ठीक फैसला था। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को डिसमिस किया, उसके बाद ऑनरेबल राष्ट्रपति जी ने उनकी मर्सी पिटीशन को डिसमिस किया। तो जो कानून उनके पास जितने भी साधन थे उनका पूरा प्रयोग किया गया, लेकिन हर भारतीय को, जो भी भारतवर्ष का एक एक नागरिक है, कानून से कोई बड़ा नहीं है। आज जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, हर किसी ने नतमस्तक होना है इस पे। मैं तो राजनीतिक किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, एक वकील होने के नाते, इस देश का एक नागरिक होने के नाते मैं नतमस्तक हूं। जो भी फैसला दिया है वो स्वीकार और मान्य है सबको। बिल्कुल। नलिन जी, मुझे लगता है जो प्रोसीजर की बात उठाई गई थी, जो जस्टिस कुरियन के साथ जोड़ी जा रही है, उसका कहीं गलत अर्थ निकालने का एक प्रयास हो रहा है। उन्होंने प्रोसीजर विथ रिगार्ड टू रिव्यू एंड क्यूरेटिव पिटीशन, और इसके ऊपर एक टेक्निकल प्रश्न के रूप से पूछा जा रहा था। ट्रायल कोर्ट के निर्णय हाई कोर्ट बीच में होते होते सुप्रीम कोर्ट तक जो सेंटेंसिंग है वो अपनी जगह है, टेक्निकलिटी रिव्यू और क्यूरेटिव के बीच में वो अपनी जगह है जी। उसका फायदा उठाने का प्रयास कई लोग कर सकते हैं। जहां तक इस बात को मैंने दूसरे चैनल्स पे भी रखा है AIM के लोगों तक, कि अगर ऐसे ही करना है तो सोच जो है 1947 में भी कहां लकीर खींचेंगे। 47 में 50 लाख लोग करीब मरे थे जब हमारा देश का बंटवारा हुआ, तो कई दशकों तक लोग जो है उनको इसकी पीड़ा रही, कई लोग अभी तक भी रखते हैं उसको। तो इसको खींचने को औरंगजेब तक ले जाइए, हर चीज को जोड़ के ऐसा राजनीति करना है वो प्रयास कर सकते हैं। बाकी असद साहब और उनके भाई अकरम उद्दीन दोनों के बयान सार्वजनिक है, उनकी सोच कहां तक एक आतंकवाद के साथ जुड़ते हुए उसको आगे अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, वो अपने आप उसमें चिंता करें। इम्तियाज जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, क्योंकि अभी रजा साहब से मैं बात करूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं जी, कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कत्ल करने वालों के लिए फांसी नहीं होनी चाहिए, ये कौन कह रहा है? तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां विधानसभा के अंदर एक ठराव लेकर कहती है कि नहीं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे। इम्तियाज साहब, मैं जरा थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, इतना दुष्प्रचार मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें फांसी नहीं दी जा रही है, इतना भी दुष्प्रचार मत कीजिए। बीएन सिंह के हत्यारों को नहीं मारना चाहिए। अकालियों ने जाकर कहा कि नहीं साहब, बीएन सिंह के हत्यारों को माफ करिए। मैं एक फिगर दे देता हूं के मामले में। ये अभी एक चर्चा में कहीं बैठे थे जी, एक चर्चा में बैठे थे तो किसी ने पॉइंट आउट किया था कि शायद 1100 लोगों को अभी तक डेथ सेंटेंस मिला है।
अब आप अगर उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वैसे देखेंगे तो ये चर्चा आपके लिए हैरानी वाली होगी। तो इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति अपनी जगह होगी, अगर विश्लेषण करने जाएंगे तो एक अलग चीज होती है। अल्टीमेटली आप एक आतंकवादी की नुमाइंदे से अपनी राजनीति करना चाहते हैं, ये स्पष्ट है। बाकी सवाल आपके कितने जायज हैं या नहीं है वो अपनी जगह, लेकिन जब आप एक आतंकवादी, वो भी आईएसआई के साथ जुड़ा है, दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऐसी भावना उठेगी कि क्या आप ऐसी सोच को मान्य मानते हैं और क्या ऐसी सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं। रहा साहब, मैं यहाँ आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। इम्तियाज साहब, बस एक मिनट, इम्तियाज साहब एक मिनट प्लीज। रहा साहब को फांसी नहीं हुई है, उनको भी फांसी दिलवाना चाहते हैं या अपने वाले को छुड़वाना चाहते थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर जरा रहा साहब को भी लाना चाहता हूँ। रहा साहब, क्या वाकई में आज जिस तरीके से चर्चा आम बनती चली गई, एक शिगुफा छोड़ा गया ओवैसी साहब द्वारा कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, क्या वाकई में ये बात हिंदू मुसलमान पर टिकी है या ये बात है आतंकवाद के साथ लड़ाई पर टिकी है? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हर हिंदुस्तानी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको सर आंखों पर लेना चाहिए। कोर्ट का जो फैसला है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। दूसरा, उसने जुर्म किया है, उसे बहुत मौके दिए गए, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का जो कानून है, इतना प्यारा कानून है, इतना प्यारा कानून है कि हर कसाब जैसे आदमी को जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया, उसे भी बचने का मौका दिया गया, वे तू अपना सबूत पेश कर दे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? अब रहा सवाल ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा है, मैं एक बात बता दूं, ओवैसी साहब की जो जहनियत है, खुदा के वास्ते हिंदुस्तान के मुसलमानों को उस जहनियत से न जोड़ा जाए। उन्होंने आज क्या सवाल उठाए हैं, 4 दिन पहले क्या सवाल उठाए थे, मैं समझता हूं कि आप लोगों को उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान में हम लोग जो रहते हैं, हम एक बात आपको बता दें, हम बाबर के नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं, हम गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। सीधी सीधी एक बात है, उसको सजा मिली है, हमें सर झुकाकर उसको कबूल करना चाहिए। कानून का जो उन्होंने जो आज सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट पर, एक बात जरूर आज हुई है विजय जी, और खुशी इस बात की है कि आज बंबई के लोगों को इंसाफ मिला है, कल गुजरात के लोगों को भी इंसाफ मिलेगा, परसों भागलपुर के लोगों को भी इंसाफ मिलेगा। एक उम्मीद जागी है कि जिन्होंने बेगुनाहों का खून किया है, चाहे गुजरात में हुआ हो, चाहे बंबई में हुआ हो, चाहे भागलपुर में हुआ हो, चाहे मेरठ में हुआ हो, और चाहे हाशिमपुरा में हुआ हो, मुझे उम्मीद सबसे अब जागी है कि इंसाफ सबको मिलेगा। रीता जी, आप उम्मीद के साथ देखिए, मैं कहूंगी राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए सबको, और आइंदा ये जरूर हो कि लीगल प्रोसेसेस को थोड़ा तेज होना चाहिए, और जहां भी ब्लास्ट हुए जिसमें इनोसेंट्स मारे गए, चाहे वो अजमेर हो, मालेगांव हो, हैदराबाद हो, चाहे समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे अन्य हो, हर एक के खिलाफ हम लोगों को बिल्कुल एक नजरिया रखना चाहिए। और याकूब मेनन को अगर फांसी की सजा हो रही है तो इसको विवादित ना बनाया जाए, और इसको बिल्कुल कम्युनिटीज के बीच का झगड़ा नहीं बनाया जाए, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब, कोई नस्ल, कोई धर्म नहीं है। तो मैं अपील करूंगी सबसे कि ये बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, लंबी प्रक्रिया के बाद ये फैसला हुआ है, सारी प्रक्रियाओं को एग्जॉस्ट करने के बाद हुआ है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे देश का कानून बहुत मजबूत है, हमारे सुप्रीम कोर्ट बहुत पक्ष है। कुछ एक आतंकवादी हमले, कुछ एक दंगों का हवाला बार बार दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर जरा अपनी स्पष्ट राय रखें। नहीं, इसमें स्पष्ट राय क्या रखना है, मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी दंगे में थोड़ी ना ये चर्चा अच्छी हो सकती है, मेरे दंगे आपसे अच्छे, आपके दंगे उससे अच्छे, ऐसे थोड़ी ना होता है। दंगा दंगा होता है, लोगों की जान जाती है, किसी इंसान की जान जाती है, वो अच्छी बात कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, निहायती गलत बात है। मतलब इंसानियत में आप लोगों को जीने का एक मौका देते हैं, उनकी मदद करते हैं, किसी की जान ले लो, आप कैसे उसको अच्छा मान सकते हैं? और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, यही तो होना चाहिए कि उसको ये ना देखते हुए किसी ने कराया नहीं सबूत, और उसके आधार पर कानूनी प्रक्रिया से जो भी गिल्टी है उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, इसमें डिबेट ही नहीं हो सकता है। नलिन जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। असल में होता क्या है कि जब मुजफ्फरपुर में दंगा होता है, मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, और उन दंगाइयों को जब इनामात से नवाजा जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। आपने इतने बड़े दंगाई को, दे देता हूं, नहीं सुन लीजिए, आपने इतने बड़े दंगाई को आगरा में जाके सम्मानित किया। सवाल यहाँ, हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, इस मुल्क में हमने भी खून बहाया है, तब ये मुल्क हमें मिला है, तो कम से कम इंसाफ हो तो सबके साथ। अगर आप ये नहीं करते
और आपके प्रेसिडेंट मैं इसका ने जवाब दे देता हूं। जी जी नलिन जी। मौलाना साहब जी, इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर, और मैं संजीत सोम के ऊपर स्पष्ट बोलता हूं क्योंकि आपने संजीत सोम जी का नाम लिया, यूपी में गुंडा एक्ट के तहत उनको अरेस्ट किया गया, सबूत तक नहीं मिला, फाइनली उनको बेल मिली और वो निकले। अल्टीमेटली मैं कह रहा हूं, आपके मन में किसी के प्रति स्नेह या घृणा हो, वो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर में आरोप जो है वो सीधा मान लेना क्योंकि हम मानते हैं वो गिल्टी है, और मैं ब्लंट मैंने खत्म नहीं किया, मैं मेरा विनम्र है कि इसमें गंभीर बात मौलाना साहब ने कही है, उसका मैं संगीत सोम जी, रीटा जी आप क्यों बीच में बोलिए, मुझे अपनी बात कहने तो दीजिए, आप उसके बाद जरूर अपनी बात कहिएगा। मतलब क्या मैं एक चर्चा किसी और के साथ कर नहीं सकता हूं? उसके लिए भी मुझे कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड से परमिशन लेनी पड़ेगी रीटा जी। ऐसे थोड़ी ना चलती है डिबेट कि आप जो है चाहेंगे तो आप बीच में बोल लेंगे, बाकी जो है आपकी बात तहजीब से सुने। अब या तहजीब जो है कांग्रेस पार्टी भूल गई है, वो भी एक विषय हो सकता है, उसमें भी हम डिबेट कर सकते हैं रीटा जी। और जहां तक नॉन स्टॉप बोलने की बात है, मैं आपसे कह सकता हूँ आपसे ज्यादा लंबा और ज्यादा अनुभव के साथ नॉन स्टॉप बोल रीता जी हमारे पास वक्त कम है। नलिन जी आप, रीता जी क्षमा चाहता हूं आपसे, प्लीज मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा क्योंकि मौलाना साहब ने गंभीर बात रीता जी प्लीज एक मिनट रीता जी मौलाना साहब मैं पहली बात स्पष्ट कर देता हूं जी मौलाना साहब मैं पहली बात स्पष्ट कर देता हूं, हर व्यक्ति जो है पहले वो इंसान है, फिर वो भारतीय है, और हर भारतीय का अधिकार है किसी भी धर्म को फॉलो करे, और अंत में जाकर वो आप उसको किसी और रूप से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो आप जहां पर भी कानूनी प्रक्रिया में जो भी गिल्टी होगा, मैं आप कोई और भी, उसके ऊपर में कोई बचाव नहीं हो सकता, मौका पूरा मिलता है क्योंकि कानून कहता है आप इनोसेंट है टिल प्रूवन गिल्टी। कसब के साथ भी वही था, याकूब मेनन के साथ भी वही है, पर अंत में जो गिल्टी है सजा उस पर होती है, उस पर राजनीतिकरण हो ही नहीं सकता। हम एक बात कहते हैं नलिन जी, जो मेरे पास वक्त कम है, क्षमा चाहता हूं साहब। रीता जी बस एक छोटी टिप्पणी आपकी और उसके बाद मनन साहब के पास आ रहे हैं। रीता जी मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अब भारत सरकार को चाहिए कि बाकी जो भी आतंकी 1993 के उनको वापस लाएं, हाफिज महमूद को लाएं, टाइगर मेनन को लाएं, वो लखवी को लाएं, वो दाऊद को लाएं वापस हिंदुस्तान, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेकिन अलग से ये भी सच है कि जितने इस समय ब्लास्ट हुए हैं, दंगों को इससे मत जोड़ना चाहिए। जो आतंकी हमले हुए हैं, जो लोग उसमें लिप्त पाए गए हैं, किसी भी जात के हो, किसी भी कौम के हो, धर्म के हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा कानून निष्पक्ष है, हमें पूरी तरह विश्वास है। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को चाहिए कि वो निष्पक्ष दिखें, सारे सत्य रखें कोर्ट के सामने, और उसका फैसला विवादित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, वक्त की कमी की वजह से मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मनन साहब मैं एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहता हूं। राजनीति से आपका दूर दूर तक लेना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से याकूब मेनन के मुद्दे पर हालिया दिनों में राजनीति होती दिखाई दी है, आपको अफसोस नहीं होता? दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में, हर चीज पर ये आपस में टकराव करते हैं। इनको ये चाहिए कि एक चिंतन जो करें, ये एक सही तरीके से सही दिशा में अगर करें। कानून से बड़ा कोई नहीं है देश में। कानून में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जैसे हैं, और भारतवर्ष की जुडिशरी सबको पता कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे एक मजबूत जुडिशरी मानी जाती है, निडर, निर्भीक और बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक फैसले करती है, किसी से लग लवाव नहीं होता है। तो इस फैसले को भी नतमस्तक होकर सबको स्वीकार करना है, और सब स्वीकार कर भी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो विवाद आज खड़े किए जा रहे हैं और जिस तरीके से इसे एक रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।